स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री आर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे। ये सभी सवाल आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि इनमें से कौन सी है। तो आपको बताना है कि ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि इनमें से कौन सी है। संवहन है, विकिरण है, वाष्पन है या फिर चालन है। तो ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि जो होती है चालन होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालन। संचरण की यह विधि जो होती है धातु में देखने को मिलती है। इस विधि में माध्यम का हर एक कण भाग लेता है और हर एक कण जो होता है दूसरे कण को ऊष्मा प्रदान करता है। तो ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि जो होती है चालन होती है। अगर आपसे पूछे ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि कौन सी है, तो ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि जो होती है विकिरण होती है। इस विधि में माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सूर्य और हीटर से हमें जो ऊष्मा मिलती है इसी विकिरण विधि के द्वारा मिलती है। तो ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि जो होती है विकिरण होती है और सबसे धीमी विधि जो होती है चालन होती है। अगला सवाल है, स्थिर इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर इलेक्ट्रॉन को इनमें से क्या कहा जाता है। धारा कहा जाता है, आवेश कहा जाता है या फिर विभव कहा जाता है। तो स्थिर इलेक्ट्रॉन को जो है आवेश कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेश। और गतिशील इलेक्ट्रॉन को जो है धारा या फिर करंट कहा जाता है। आवेश में जो होता है केवल विद्युत बल होता है, जबकि धारा या करंट में जो होता है विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी होता है। आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो आवेश भी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी तो आवेश भी कम होगा। आवेश जो है एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका मात्रक जो होता है कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। तो स्थिर इलेक्ट्रॉन को जो है आवेश कहा जाता है और गतिशील इलेक्ट्रॉन को जो है धारा या फिर करंट कहा जाता है। अगला सवाल है, कांच पर लिखना किस कारण कठिन होता है। तो आपको बताना है कि कांच पर लिखना किस कारण कठिन होता है। देखिए, कांच में जो होता है असंजक बल की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, जिस कारण इस पर लिखना जो होता है कठिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असंजक बल के कम होने के कारण जो है कांच पर लिखना कठिन होता है। असंजक बल जो होता है दो अलग अलग पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को जो है असंजक बल कहा जाता है। यानी कि दो अलग अलग पदार्थों के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले बल को जो है असंजक बल कहा जाता है। और असंजक बल के कम होने के कारण जो है कांच पर लिखना जो होता है कठिन होता है। अगला सवाल है, क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग कैसा होता है। तो आपको बताना है कि क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग कैसा होता है। लाल होता है, पीला होता है, गुलाबी होता है या फिर नीला होता है। तो क्षारीय माध्यम में लिटमस का रंग जो होता है नीला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। अगला सवाल है, बफर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताना है कि बफर विलयन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है या फिर 6 प्रकार का होता है। तो बफर विलयन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार का। अगला सवाल है, इनमें से किसे चट्टानी नमक भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसे चट्टानी नमक भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को, सोडियम कार्बोनेट को, जिप्सम को या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को। तो सोडियम क्लोराइड को जो है चट्टानी नमक भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट या फिर साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड के कारण ही समुद्र का जल जो होता है खारा होता है। तो सोडियम क्लोराइड को जो है चट्टानी नमक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, घड़ी के सेल का प्रतिरोध कितना होता है। तो आपको बताना है कि घड़ी के सेल जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो घड़ी के सेल का जो प्रतिरोध होता है आधा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5। घड़ी का सेल जो है प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। सेल जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के सेल होते हैं। घड़ी, रिमोट, टॉर्च और कैलकुलेटर में जो होते हैं प्राथमिक सेलों का जो है प्रयोग होता है, यानी कि प्राथमिक सेल जो है इनमें प्रयुक्त होते हैं। प्राथमिक सेल जो है एक बार प्रयोग होने के बाद जो है दोबारा काम में नहीं आते, यानी कि इनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। द्वितीयक सेल जो होते हैं इनका प्रयोग जो होता है बार बार किया जा सकता है, यानी कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इन्हें पुनः चार्ज करके जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। हमारे मोबाइल या फिर लैपटॉप में जो है द्वितीयक सेल का जो है प्रयोग होता है। तो हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई और लैपटॉप की बैटरी में जो हो गया द्वितीयक सेल का प्रयोग होता है। तो घड़ी के सेल का जो प्रतिरोध होता है 0.5 होता है और इसमें जो होता है DC करंट जो होता है इसमें स्टोर रहता है। ये सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करता है। तो घड़ी के सेल का प्रतिरोध जो होता है 0.5 होता है। अगला सवाल है, परमाणु की चतुर्थ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि परमाणु की चतुर्थ कक्षा N में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 होते हैं, 18 होते हैं, 32 होते हैं या फिर 2 होते हैं।
तो परमाणु की चतुर्थ कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 32 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। अगला सवाल है, गर्म सूप ज़्यादा स्वादिष्ट कब लगता है? तो आपको बताना है कि गर्म सूप जो होता है ज़्यादा स्वादिष्ट कब लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने पर, पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने पर, या फिर पृष्ठ तनाव शून्य होने पर? तो गर्म सूप जो होता है पृष्ठ तनाव कम होने पर जो है ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव कम होने पर। देखिए पृष्ठ तनाव जो होता है जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है और वस्तु जो है पतली होकर जो है फैलने लगती है। तो गर्म सूप भी जो होता है गर्म होने पर यानी कि पृष्ठ तनाव कम होने पर जो है हमारी संपूर्ण जीभ पर पूरी तरह से फैल जाता है, जिस कारण वस्तु हमें यानी कि गर्म वस्तु हमें स्वादिष्ट या फिर टेस्टी लगती है। और उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो इस स्थिति में जो होता है पृष्ठ तनाव जो होता है बढ़ जाता है और वस्तु जो होती है गाढ़ी हो जाती है। तो गर्म सूप जो है पृष्ठ तनाव कम होने पर जो है स्वादिष्ट लगता है। पृष्ठ तनाव अगर हम वस्तु को गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है और वस्तु को ठंडा करने पर पृष्ठ तनाव का मान जो होता है बढ़ जाता है। अगला सवाल है, ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम का हर एक कण भाग लेता है? तो आपको बताना है कि ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम का हर एक कण भाग लेता है? विकिरण विधि में, वाष्पन विधि में, चालन विधि में, या फिर संवहन विधि में? तो ऊष्मा संचरण की चालन विधि में माध्यम का जो होता है हर कण भाग लेता है और हर कण जो होता है दूसरे कण को ऊष्मा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालन विधि में। चालन विधि जो होती है ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है और विकिरण जो होती है ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि होती है। तो ऊष्मा संचरण में माध्यम का हर एक कण भाग लेता है, चालन विधि में जो होता है माध्यम का हर एक कण भाग लेता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है कि इनमें से पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? सत्संजक बल के कारण, असंजक बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, या फिर नल? तो सत्संजक बल के कारण जो होता है पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्संजक बल, क्योंकि यह एक आकर्षक बल होता है जो एक ही प्रकार के दो पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है। तो सत्संजक बल जो है सत्संजक बल के कारण जो है पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्संजक बल। अगला सवाल है, अगर किसी व्यक्ति की चाल ध्वनि की चाल से कम है तब उसकी चाल होगी सबसोनिक होगी, सुपरसोनिक होगी, हाइपरसोनिक होगी, या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति की चाल ध्वनि की चाल से कम है तो उसकी चाल को हम क्या कहेंगे? तो जब किसी व्यक्ति की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है तो उसकी चाल को हम सबसोनिक कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसोनिक। अगला सवाल है, गारा और प्लास्टर बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो आपको बताना है कि गारा प्लास्टर बनाने में इन चारों में से किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गारा और प्लास्टर बनाने में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सामित चूना, बुझा हुआ चूना, मिल्क ऑफ लाइम भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH का होल स्क्वायर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो गारा प्लास्टर बनाने में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जल कठोर जल का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जल जो है कठोर जल का उदाहरण है? कुएं का जल, समुद्र का जल, नदी का जल, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी जल जो है कठोर जल के उदाहरण है। कुएं का जल, समुद्र का जल, नदी का जल, ये सभी जल जो होते हैं कठोर जल के उदाहरण है। कठोर जल जो होता है साबुन के साथ मिलकर जो है जल्दी झाग नहीं बना पाता है, यानी कि ऐसा जल जो साबुन के साथ मिलकर जो है जल्दी झाग नहीं बना पाता है, ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट को स्प्रिंग आकार क्यों दिया जाता है? तो आपको बताना है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट को जो है स्प्रिंग आकार क्यों दिया जाता है? प्रतिरोध को घटाने के लिए, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, बल्ब को फटने से बचाने के लिए, या फिर बल्ब को ठंडा करने के लिए? तो प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जो है बिजली के बल्ब के फिलामेंट को जो है स्प्रिंग आकार दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। देखिए चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, तापमान में वृद्धि करने पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करने पर प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है। अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ा देते तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान में अगर हम वृद्धि करते हैं तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर हम कम कर देते हैं तो भी प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है, और ये प्रतिरोध जो है एक अदिश राशि है। तो आपको याद रखना है प्रतिरोध जो है अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आर बराबर जो होता है V/I होता है। तो प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जो है
बिजली के बल्ब के फिलामेंट को जो है स्प्रिंग आकार दिया जाता है। अगला सवाल है, माचिस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि माचिस में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का, मैंगनीज का, फास्फोरस का या फिर नन। तो माचिस में जो होता है फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। अगला सवाल है, किसी किसी भी वस्तु पर कोई परत चढ़ाने के लिए निम्न में से किस प्रसार का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि किसी वस्तु पर कोई परत चढ़ाने के लिए इनमें से किस प्रसार का प्रयोग किया जाता है, रेखीय प्रसार का, आयतन प्रसार का, क्षेत्रीय प्रसार का या फिर उपयुक्त सभी। तो किसी वस्तु पर कोई परत चढ़ाने के लिए जो है क्षेत्रीय प्रसार का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय प्रसार। देखो, क्षेत्रीय प्रसार जो होता है वस्तु की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करता है, और रेखीय प्रसार जो होता है वस्तु की केवल लंबाई में वृद्धि करता है या फिर लंबाई को परिवर्तित करता है। आयतनीय प्रसार जो होता है वस्तु की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ जो है ऊंचाई को भी बढ़ा देता है, यानी कि इन तीनों में यह परिवर्तन कर देता है। तो किसी वस्तु पर कोई परत चलाने के लिए जो है क्षेत्रीय प्रसार का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो इस स्थिति में उस वस्तु की दूरी और विस्थापन होगा। तो आपको बताना है कि अगर कोई वस्तु जो होती है विरामावस्था में होती है तो इस स्थिति में उस वस्तु की दूरी और विस्थापन होगा, अधिक होगा, कम होगा, शून्य होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य। तो जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में होगी तो उस वस्तु की दूरी और विस्थापन जो होगा शून्य होगा। जब दूरी ही तय नहीं होगी तो उसका विस्थापन भी जो होगा शून्य होगा। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है मीटर जो होता है विस्थापन का मात्रक होता है, और इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो इस स्थिति में उस वस्तु की दूरी और विस्थापन जो होता है हमेशा शून्य होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।